क्या हुआ भैया, ये ऑटो क्यों रुक गया? जी मैडम, मुझे लगता है इसमें कुछ खराबी आ गई है। आप दूसरा ऑटो लेकर चले जाइए। ओहो, एक तो वैसे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और अब आपके खटारा ऑटो की वजह से मेरा टाइम और खराब हो गया। इंदौर शहर में रहने वाला किशोर एक ऑटो चालक था। हर रोज सुबह अपना ऑटो लेकर वो ऑटो स्टैंड पर आ जाया करता था। सारा दिन ऑटो स्टैंड पर बैठकर किशोर सवारियों का इंतजार करता था, लेकिन उसके ऑटो में मुश्किल से 3-4 सवारी ही बैठती थी, जिसका कारण था उसका पुराना और खटारा ऑटो। दिन पर दिन उसे कम सवारियां मिलने से उसका काम धंधा सही से नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से किशोर काफी टेंशन में रहता था। न जाने ये सवारियां मेरे ऑटो में क्यों नहीं बैठती, जबकि मैं औरों के मुकाबले किराया भी कम लेता हूँ। इस ऑटो से तो अब घर गृहस्थी चलाना भी मुश्किल हो गया है। किशोर सोच में डूबा ही होता है कि तभी एक महिला सवारी अपने बच्चे को लेकर उसके ऑटो के पास आती है। अरे भैया, मोहन नगर चलोगे क्या? जी बहन जी। तभी वहाँ सुभाष अपना नया ऑटो लेकर आ जाता है और वो महिला अपने बच्चे के साथ सुभाष के नए ऑटो में बैठ जाती है। अरे किशोर भैया, कब तक इस खटारा को चलाते रहोगे? इसकी वजह से तो अब तुम्हें सवारी भी नहीं मिलती। मेरी मानो तो अब एक नया ऑटो निकाल ही लो। और इतना कहकर सुभाष अपनी सवारी लेकर चला जाता है। लेकिन किशोर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो नया ऑटो ले पाता। वो तो अपनी घर गृहस्थी बड़ी मुश्किल से चला पा रहा था। किशोर माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए वो मंदिर जाकर दुर्गा माँ से प्रार्थना किया करता था। हे दुर्गे माँ, तुम तो सारे जगत का कल्याण करती हो, मेरा भी कर दो। अपने पुराने ऑटो से तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी मदद करो माँ, मुझे एक नया ऑटो दिलवा दो, मेरी मदद करो। दिन भर की मेहनत से किशोर जितना भी कमा पाता उसमें से 10 रुपए का प्रसाद वो अपने घर जरूर ले जाता। ये उसका रोज का नियम था। किशोर की पत्नी भी माँ दुर्गा की परम भक्त थी। दोनों मिलकर हर शाम दुर्गा माँ की पूजा किया करते थे और उस प्रसाद से माँ को भोग लगाते। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। हे अम्बे माँ, तुम तो दुख हरता हो, हमारे भी दुख दूर करो माँ, हम पर अपनी कृपा करो। एक शाम जब किशोर खाना खा रहा होता है, तभी उसका 8 साल का बेटा गौरव उससे कहता है, बाबा, आप मेरे स्कूल की फीस कब जमा करवाओगे? अभी मेरे पास पैसे नहीं है बेटा, जैसे ही पैसे आएंगे मैं तेरी फीस जमा करवा दूंगा। नहीं बाबा, फीस तो कल ही जमा करवानी है, स्कूल टीचर कह रही थी, नहीं तो तुम्हारा नाम काट दूंगी। गौरव की बात सुनकर किशोर चिंता में पड़ जाता है। अगले दिन सुबह जब किशोर अपना ऑटो साफ कर रहा होता है, तभी ममता उससे कहती है, सुनो जी, 3 दिन बाद नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और मेरी इच्छा है कि मैं कंजक का पूजन अपने घर में करूं, कन्याओं को भोग लगाऊं और पूरी श्रद्धा से माता रानी की पूजा अर्चना करूं। क्या पता इस साल माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाए और हमारे कष्ट दूर कर दे। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो ममता, लेकिन तुम तो जानती हो कि मेरा काम मंदा पड़ा हुआ है और नवरात्रि मनाने में इतना खर्चा आएगा। देखो जी, खर्चे की बिल्कुल भी आप चिंता मत करो। हमारी शादी पर जो सोने की अंगूठी आपने मुझे दी थी, उसी को बेचकर हम नवरात्रि पूजन कर लेंगे। ठीक है ममता, दुर्गा माँ की उपासना करने के लिए जो तुम्हें सही लगे वो तुम कर लो। किशोर और ममता आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर किशोर का मकान मालिक सेठ पन्नालाल आ जाता है और वो किशोर से कहता है, चल ला भाई किशोर, मेरा भाड़ा निकाल। पिछले 4 महीने से तू मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है, तू मेरा किराया क्यों नहीं देता रे? आप तो जानते ही हैं मेरा काम मंदा पड़ा हुआ है, खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं, इसीलिए आपका किराया नहीं दे पा रहा हूँ। हाँ सेठ जी, मेहरबानी करके हमें कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए, हम जल्दी ही आपका सारा किराया भर देंगे। ठीक है ममता, अब भला तुम्हारी बात मैं कैसे टाल सकता हूँ? तुम कहती हो तो मैं 10 दिन की मोहलत और दिए देता हूँ, लेकिन 11वें दिन मुझे अपना पूरा भाड़ा चाहिए, नहीं तो मेरा मकान खाली कर देना। इतना कहकर सेठ पन्नालाल वहाँ से चला जाता है। हे देवी माँ, मेरी सहायता करो, मुझे इन कष्टों से कब छुटकारा दिलवाओगी? मेरी मदद करो माँ। उसके बाद किशोर अपना ऑटो स्टार्ट करके काम के लिए निकल पड़ता है। उधर देवलोक में देव ऋषि नारद दुर्गा माँ से कहते हैं, नारायण नारायण, हे जगत जननी, हे दुर्गा माँ, आपके भक्त किशोर और ममता आपकी दिन रात उपासना करते हैं, सच्चे मन से भक्ति करते हैं, आप पर कितनी श्रद्धा रखते हैं, परंतु फिर भी वो कितने कष्ट भोग रहे हैं, आप उनका उद्धार क्यों नहीं कर रही हैं माता? देव ऋषि नारद, इस संसार में हर मनुष्य अपने पिछले जन्म में किए गए कर्मों को भी भोगता है। इस जन्म में भले ही वो मनुष्य कितना भी भला और सच्चा भक्त क्यों न हो, परंतु पिछले जन्म में किए गए पाप का कष्ट उसे भोगना ही होगा। और अभी ये दोनों भक्त परीक्षा से गुजर रहे हैं और जैसे ही इनकी परीक्षा खत्म हो जाएगी, मैं इन पर अपनी कृपा अवश्य करूँगी। जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे,
नारायण नारायण। किशोर अपने ऑटो में बैठा हुआ रेलवे स्टेशन के बाहर सवारियों का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ 2 ऑटो वाले और भी खड़े थे। तभी एक बुजुर्ग महिला स्टेशन से निकलकर सड़क पार जाने लगती है कि इतने में 2 बाइक सवार वहाँ पर आते हैं और पीछे बैठा हुआ बाइक सवार बुजुर्ग महिला का पर्स झपटकर फरार हो जाते हैं। बुजुर्ग महिला चोट खाकर सड़क पर गिर जाती है। किशोर और दूसरे ऑटो ड्राइवर जोर से भागते हुए बुजुर्ग महिला के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे माँ जी, कौन थे वो लोग जो आपको मारकर भाग गए? हाय रे, मार दिया। चोर उचक्के ही होंगे बेटा, और कौन हो सकता है। तभी तो वो मेरा पर्स छीन कर ले गए हैं। आपको कहाँ जाना माता जी? आइए, मैं आपको अपने ऑटो में छोड़ देता हूँ। मुझे तो दुर्गा माँ के बड़े मंदिर में जाना था बेटा, पर अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। क्या तुम मुझे मुफ्त में वहाँ छोड़ दोगे? मुफ्त में? आप कैसी बातें कर रही माता जी? हम मुफ्त सेवा करने के लिए थोड़ी ना ऑटो चलाते हैं। अरे भाई चलो यहाँ से, ये तो मुफ्तखोर सवारी है। तभी दोनों ऑटो ड्राइवर वहाँ से चले जाते हैं। किशोर बुजुर्ग महिला को सड़क से उठाकर उससे कहता है, आइए माता जी, मैं आपको अपने ऑटो में दुर्गा माँ के मंदिर छोड़ देता हूँ। पर बेटा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। कोई बात नहीं माता जी, मैं आपको बिना किराए के ही बड़े मंदिर पहुँचा दूंगा। सच बेटा, तुम मुझे बिना किराए के ही छोड़ कर आओगे तो इससे तुम्हारा नुकसान नहीं होगा? अरे नहीं माता जी, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। आप तो मेरी माँ के समान हैं और आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अपना हाथ दीजिए माँ जी और चलिए मेरे साथ। किशोर बुजुर्ग महिला को अपने ऑटो में बिठाकर दुर्गे माँ के बड़े मंदिर की ओर निकल पड़ता है और थोड़ी ही देर में मंदिर पहुँचा देता है। लो माँ जी, दुर्गा माँ का मंदिर आ गया। जुग जुग जियो बेटा, सदा खुश रहो। माता रानी तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। और तभी एक चमत्कार होता है। वो बुजुर्ग महिला दुर्गा माँ के अवतार में आ जाती है और किशोर से कहती है, किशोर, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए पुत्र। मैं तुम दोनों पति पत्नी की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम इसी तरह पुण्य कर्म करते रहना। आज के बाद तुम लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम लोगों पर बना रहेगा। हे माँ दुर्गा, आपने तो अपने दर्शन देकर आज मेरा जीवन धन्य कर दिया माँ। जय माँ दुर्गे, आपकी सदैव जय हो माँ। किशोर को आशीर्वाद देकर माँ दुर्गा अंतर ध्यान हो जाती है। इसके बाद किशोर वापस अपने ऑटो की ओर जाता है तो देखता है कि ऑटो के पीछे वाली सीट पर एक बड़ा सा बैग रखा होता है। जैसे ही वो उस बैग को खोलता है तो उसमें ढेर सारे सोने के गहने होते हैं। किशोर समझ जाता है कि ये गहने माता रानी ही उसकी मदद के लिए छोड़ कर गई है। हे दुर्गे माँ, आपने तो एक बार में मेरे ऑटो में बैठते ही मुझे माला माल कर दिया। आप धन्य हो। जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। इसके बाद किशोर और ममता के सारे दुख सुख में बदल जाते हैं। किशोर अपना नया घर खरीद लेता है और 4 नए ऑटो भी निकलवा लेता है, जिसमें से एक ऑटो वो खुद चलाता है और बाकी 3 किराए पर दे देता है। अब उसके ऑटो में खूब सवारियां बैठने लगी थी और वो बहुत अच्छी कमाई करने लगा था। मनीष एक ऑटो रिक्शा चलाता था। जब वो 15 साल का था तब उसके पिता का देहांत हो गया। इसी कारण मनीष को ही घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी और कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर पिता की ऑटो चलाने का काम मनीष ने संभाल लिया। मनीष की बड़ी बहन सुलेखा की शादी में जो उसके पिता ने कर्जा लिया था, उसे उतारने के लिए मनीष ने अपना घर भी बेच दिया और माँ के साथ किराए के घर में रहने लगा। मनीष की बड़ी बहन अपने ससुराल में खुश है। इस बात की उसे बहुत तसल्ली है। माँ, सुलेखा दीदी का मेरे मोबाइल पर फोन आया है। तुम बात कर लो, फिर मैं ऑटो लेकर काम पर निकलता हूँ। हेलो सुलेखा दीदी, ये लो माँ से बात करो। हाँ बेटी, अपना ध्यान रखा कर, खूब खाया पिया कर, इससे बच्चे की सेहत पर अच्छा असर होगा। अब बस यही इच्छा है कि जल्दी से मैं नानी बन जाऊं और मनीष मामा। हाँ वो तो है, अब मामी कहलवाने वाली बस आ जाए तो मैं सुकून से तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगी। नहीं, अपने नाती पोतों को खिलाकर ही तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी। माँ, बस मनीष के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ लो जो घर संभाल ले। माँ, मुझे देर हो रही है, बाद में बात कर लेना। अच्छा सुलेखा, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ, मनीष को देर हो रही है। मनीष ऑटो लेकर काम पर निकलता है। उसे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, पर रास्ते में जाम भी बहुत था। वो सवारी का इंतजार कर रहा था। तभी उसका एक साथी जो उसकी तरह ऑटो चलाता था, वो किसी लड़की से झगड़ रहा था। अरे देखिए मैडम, ऐसा थोड़ी होता है? जब आपने मुझे यहाँ छोड़ने के लिए पैसे तय किए हैं तो चुपचाप मेरे पैसे दे दो ना। भैया, मैंने आपको बोला ना, मेरा पर्स रास्ते में कहीं गिर गया। मेरा मोबाइल फोन भी उसी में है और सारे पैसे भी। मेरा पर्स कहीं नहीं मिला। मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हारे नंबर पर पैसे भेज दूंगी। अभी मुझे देर हो रही है, मुझे सामने होटल में एक फंक्शन में पहुँचना है। अब क्या हुआ निरंजन, लड़ क्यों रहे हो सुबह सुबह? अरे देखना यार, सुबह सुबह पहली सवारी मिली
और वो भी मुझे पैसे देने के लिए मना कर रही है। इन मैडम का पर्स कहीं खो गया है और मुझसे कह रही है कि पैसे बाद में देंगी। अरे ऐसे थोड़ी होता है भाई। कोई बात नहीं निरंजन, कभी कभी किसी की परेशानी को भी समझना चाहिए। एक काम कर, तेरे कितने पैसे बने? मैं दे देता हूँ, ये मैडम मुझे बाद में दे देंगी। मनीष निरंजन को ऑटो के 200 रुपए दे देता है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अर्चना है। आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आपके नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट भेज दूंगी। बाकी अगर मुझे देर ना होती तो मैं आपको अभी पैसे दे देती। अब कोई बात नहीं मैम, ये लीजिए मेरा नंबर। अर्चना नाम की वो लड़की मनीष का मोबाइल नंबर ले लेती है और अगले दिन मनीष के मोबाइल पर पैसे ट्रांसफर कर देती है। आपके पैसे मैंने अकाउंट में भेज दिए हैं, आप चेक कर लीजिए। और कल के लिए एक बार फिर से थैंक यू, आपने अनजान होकर भी मेरी मदद की। अर्चना और मनीष बात करने लगते हैं। अर्चना को मनीष से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद एक दो बार अर्चना की मुलाकात मार्केट में मनीष से हो ही जाती है। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन जाते हैं। मनीष को पता चलता है कि अर्चना एक बहुत ही अमीर खानदान की लड़की है तो वो उसे समझाता है। अर्चना, तुम बहुत ही अमीर खानदान की लड़की हो। तुम में और मेरे में जमीन आसमान का फर्क है। मैं एक मामूली ऑटो रिक्शा चलाने वाला गरीब लड़का हूँ। तुम्हारा और मेरा यूं दोस्ती रखना ठीक नहीं है। प्लीज तुम मुझसे मत मिलो। तुम ना मिलने की बात कर रहे हो, पर आज तो मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार करने आई थी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ मनीष। मैं अपनी आगे आने वाली पूरी लाइफ तुम्हारे साथ मिलकर जीना चाहती हूँ। कहते कहते अर्चना फूट फूट कर रोने लगती है और मनीष उसे गले लगा लेता है। अर्चना अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात करती है और जबरदस्ती मनीष से शादी करने के लिए मना लेती है। इधर मनीष भी अपनी माँ और बहन से इस बारे में बात करता है और एक शुभ मुहूर्त में दोनों की शादी हो जाती है। अर्चना का स्वभाव बहुत अच्छा था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी ससुराल गरीब है। ना ही उसने कभी इस बात की कोई शिकायत की। अर्चना, अब तुम मेरे साथ शादी करके खुश तो हो ना? हाँ मनीष, मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। माँ जी, सुलेखा दीदी सब मुझे कितना प्यार करते हैं। मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ। तभी अर्चना की सास भी आ जाती है। जीती रहो बहू, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस घर को तुम्हारे जैसी बहू मिली। अर्चना भाभी, ये देखो, मैं आपके लिए नई साड़ी लाई हूँ। आज आप शाम को कीर्तन में यही पहनना। सुलेखा दीदी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, ठीक है, पर एक शर्त पर। आज आप मुझे खुद तैयार करोगे, प्रॉमिस? अर्चना की बातें सुनकर सुलेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसे इतनी प्यारी भाभी से इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। सचमुच कुछ ही दिनों में अर्चना ने सबके दिल में एक अलग जगह बना ली। अब तो अर्चना के बिना कोई भी नहीं रहता था। सुलेखा के बेटा पैदा होता है। इधर अर्चना भी गर्भवती हो जाती है। अर्चना की माँ बनने के बारे में जब उसके मम्मी पापा को पता चलता है तो वो उसे मिलने के लिए उसके ससुराल आते हैं। पर अर्चना का घर देखकर दोनों ही मुंह बनाने लगते हैं। अर्चना, तुम अपने मम्मी पापा के पास बैठो, रसोई से चाय और नाश्ता मैं ले आती हूँ। क्या बात है अर्चना, तुम इस हालत में भी घर के काम खुद ही करती हो? तुम्हारे घर में कोई नौकर चाकर नहीं है क्या? कैसी बातें करती हो ललिता तुम जानती भी हो तुम्हारी बेटी किस घर में ब्याही है। यहाँ 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। एक टाइम की सब्जी दूसरे टाइम खाते होंगे ये भला क्या नौकर चाकर रखेंगे? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ जी और मनीष ने तो मुझे कई बार कहा है कि मैं घर में कोई काम वाली रख लूं, पर पूरा दिन मैं घर पर होती हूँ, मेरा भी मन नहीं लगता। और फिर मैं तो कुछ भी नहीं करती, सारा काम माँ जी ही करती है, मुझे उठने ही नहीं देती। ये लीजिए चाय। अर्चना, तुम्हें ये समोसे बहुत पसंद है ना? मैं ये भी हलवाई से खरीद लाई हूँ, अपने मम्मी पापा को भी दो। नहीं नहीं, मैं ऑयली फूड कम खाती हूँ। और अर्चना, तुम भी ये सब मत खाया करो, तुम्हें इस टाइम में जूस फ्रूट्स ये सब लेना चाहिए। बहन जी, आप तो समझदार हैं, ये समोसे वगैरह ये सब बहुत नुकसानदायक है। मम्मी, आप मेरी टेंशन मत लो, माँ जी मेरा पूरा ख्याल रखती है। वो मुझे समय पर जूस फ्रूट दूध दही सब्जियां और सब कुछ खाने के लिए देती है। तभी अर्चना की ननद सुलेखा भी आ जाती है। अर्चना भाभी, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है। कल सुबह 11 बजे आपको मेरे साथ चलना है, तो आपका चेकअप हो जाएगा और बाकी जो इंजेक्शन वगैरह। सुलेखा, तुम्हारा कौन से हॉस्पिटल में बच्चा हुआ था जिस डॉक्टर के बारे में तुम बात कर रही हो? जी, वो बड़े बाजार में जो हॉस्पिटल है जहाँ डॉक्टर नेहा बैठती हैं, वो सस्ता बेकार सा हॉस्पिटल। अर्चना, तुम उस हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अर्चना,
तुम एक मामूली से हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी। तुम चिंता मत करो, इन लोगों के पास अगर तुम्हारे इलाज के लिए पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए इस शहर के सबसे बड़े नामी हॉस्पिटल में आज ही बात कर लेता हूँ। और तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो और हमारे साथ चलो। किसके घर? आपके घर पापा? मैं अभी अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मुझे डॉक्टर नेहा, जो कि एक बहुत बड़ी और समझदार डॉक्टर है, उन्होंने सुलेखा दीदी की नॉर्मल डिलीवरी की है। उन्होंने मुझे पूरा रेस्ट करने के लिए बोला है। और शायद आपने ठीक से सुना नहीं, मुझे कल सुलेखा दीदी के साथ डॉक्टर के पास जाना है। आप थोड़ी देर और बैठेंगे या जा रहे हैं? क्योंकि अभी ना मनीषा आने वाले हैं। वो शहर में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहां पर मेरी फेवरेट आइसक्रीम मिलती है, तो आज मेरा वो खाने का प्लान है। तो हम सब डिनर के लिए जाने वाले हैं। अर्चना का ऐसा कोई प्लान नहीं था, ये उसकी सास और सुलेखा जानते थे। पर अर्चना अपने मम्मी पापा को एहसास दिलाना चाहती थी कि उसके ससुराल वालों का और अपमान ना ही करे तो उनके लिए बेहतर है। अर्चना के मम्मी पापा लज्जित हो जाते हैं और कुछ देर बाद वहां से चले जाते हैं। अर्चना की सास और ननद दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। अर्चना अपनी सास और ननद के गले से लग जाती है। ये कहानी है सुभद्रा की। सुभद्रा गांव में रहती है और उसका बेटा अखिल शहर में। वो वहां एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। सुभद्रा का बेटा अखिल अचानक से शहर से उससे मिलने गांव आया था। बेटे को देखकर वो बहुत खुश हुई और फिर से वही शिकायतें उसकी शुरू हो गई जो हर माँ की होती हैं। कैसी शक्ल बनाकर रखी है तूने, कितना दुबला हो गया रे तू। अरे खाना पीना ठीक से खाता नहीं है क्या? बहुत काम करवाते हैं क्या ऑफिस वाले? अरे माँ, कहाँ दुबला हुआ हूँ, वैसा ही तो हूँ। पता नहीं यार माँ की आंख ऐसी क्यों होती है, उसे अपना बच्चा दुबला ही दिखता है। तुझसे तो बोलना ही बेकार है। सुन, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए आलू के पराठे बना कर लाती हूँ। सुभद्रा रसोई में जाने लगी तो अखिल ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठा लिया और कहा, अरे माँ ये सब छोड़, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। ये सुनकर सुभद्रा की आंखों में चमक आ गई और उसने खुश होकर उससे पूछा, क्या बात करनी है बेटा? शादी के बारे में? तू तैयार है? रुक, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। सुभद्रा ने सोफे के पास रखी टेबल से कुछ लिफाफे निकाले और उससे लड़कियों की तस्वीर निकालकर अखिल को दिखाने लगी। बोल, कौन सी है तुझे पसंद? अखिल ने उन तस्वीरों को बेमन से देखा और माँ से कहा, माँ मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है। क्या बोल रहा है तू? सारी इतनी सुंदर हैं, पढ़ी लिखी भी हैं। तब अखिल ने अपनी माँ से जो बात कही उसे सुनकर उनके चेहरे पर चमक आ गई। अरे सच, तूने लड़की पसंद कर ली है? अरे कौन है वो? क्या नाम है उसका? कहाँ की है? अरे माँ, एक साथ इतने सारे सवाल। ये कहकर अखिल ने अपना मोबाइल निकाला और उसकी गैलरी से आकांक्षा की तस्वीर निकाल कर दिखाई। उसे देखकर सुभद्रा बहुत खुश हुई। वाह, कितनी सुंदर है मेरी बहू। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश। अखिल और आकांक्षा की शादी हो गई। जब वो पहली बार उसे लेकर घर आया तो सुभद्रा द्वार पर उसकी आरती उतार रही थी, तो आकांक्षा को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। आकांक्षा शहर में रहने वाली मॉडर्न ख्यालों की लड़की थी। उसने सुभद्रा से कहा, क्या मम्मी जी, अब ये सब कौन करता है? अरे क्यों नहीं करता, सभी करते हैं। लक्ष्मी हो तुम मेरे घर की, और लक्ष्मी का स्वागत तो ऐसे ही किया जाता है। सुभद्रा की बातों को सुनकर आकांक्षा ने अपना मुंह बना लिया। अखिल चाहता था कि आकांक्षा थोड़े दिन माँ के साथ रहे, क्योंकि उसकी कंपनी वाले उसे देश से बाहर भेजने वाले थे। आकांक्षा ने भी कभी गांव देखा नहीं था, इसलिए उसने अखिल की बात टाली भी नहीं। ठीक है बाबा, लेकिन जल्दी आ जाना, मैं यहाँ अकेले बोर हो जाऊंगी। अखिल शहर चला गया। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। आकांक्षा अपने कमरे में सोई हुई थी। सुभद्रा घंटी बजाते हुए पूजा कर रही थी। घंटी की आवाज से आकांक्षा डिस्टर्ब हो रही थी। वो गुस्से में बाहर आई और सुभद्रा से कहा, क्या मम्मी जी, सुबह सुबह इतना शोर क्यों कर रही हैं आप? ऐसा नहीं कहते बहू, मैं पूजा कर रही हूँ और अब तो सुबह के 7 बज गए। 7 बज गए तो मैं क्या करूँ? मुझे आप जैसे गवारों की तरह जल्दी उठने की आदत नहीं है। चलिए अब बंद करिए ये सब और मुझे सोने दीजिए। सुभद्रा को अपनी बहू की बात बहुत बुरी लगी, लेकिन वो चुप रह गई और खुद को ही दोष देने लगी। मेरी ही गलती है। अरे वो शहर की है, वहाँ लोग देर से सोते हैं, देर से जागते हैं। मुझे इस बात का ख्याल रखना चाहिए। आकांक्षा ज्यादातर समय या सोकर बिताती या अपने दोस्तों से बात करके। वो सुभद्रा की कोई मदद नहीं करती। एक दिन वो फोन पर बातें कर रही थी और सुभद्रा अपने बैल को चारा दे रही थी, तो अचानक उसका बैल जोर से रंभाने लगा। अरे क्या हो गया, क्यों गुस्सा कर रहे तू?
मैं आ तो गई खाना देने। हाँ ठीक है, मैंने आज थोड़ी देर कर दी। अरे क्या करती, मेरे घुटनों में जोरों का दर्द जो था। बूढ़ी हो गई हूं ना मैं। उधर फोन पर बातें करती आकांक्षा की दोस्त ने बैल के रंभाने की आवाज सुनी तो उसने कहा, अरे क्या बात है आकांक्षा, तबेले में है क्या तू? ये पीछे से कैसी आवाज आ रही है? अरे गांव है ना ये, यहाँ तो गाय भैंस की आवाज आएगी ना, कोई डीजे तो बजेगा नहीं। अच्छा सुन, मैं तुझसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। आकांक्षा ने फोन काटा और सीधे सुभद्रा के पास पहुंची। क्या मम्मी जी, आप लोगों को जरा भी तमीज नहीं है क्या? अरे मैं फोन पर बातें कर रही हूँ और आपका ये बैल शोर कर रहा है। अरे मेरी बेइज्जती होती है दोस्तों के सामने, आपको बड़ा मजा आता है ना मुझे तंग करने में। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहू, मैं भला तुम्हें क्यों तंग करूंगी? और जहां तक बात रही इसके रंभाने की, तो इसे भूख लगी थी। अब ये बेचारा हमारी तरह खाना तो मांग नहीं सकता, जानवर है ना। ये जानवर है, आप तो नहीं। कान खोलकर सुन लीजिए, जब मैं अपने दोस्तों से बात करूं तो इसे बाहर ले जाइए, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे नरक बना दिया है मेरा जीवन आप लोगों ने। सुप्रिया फिर से खामोश रह गई। एक दिन जब वो गोबर से घर का आंगन लिप रही थी तो आकांक्षा फिर से नाक बंद करके तमतमाती हुई बाहर आई और गुस्से में सुप्रिया से कहा, क्या है मम्मी जी, ये क्या है? पूरे घर में आपने बदबू फैला दी है। बहू गोबर है ये, पता है कितना पवित्र होता है, घर में कीटाणुओं को प्रवेश नहीं करने देता ये। अरे क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं आप? नहीं चाहिए मुझे अपने घर में गोबर वोबर, जब मैं चली जाऊंगी तो करते रहना ये सब। बिल्कुल गवारों के बीच में छोड़कर गया ये अखिल। कंपनी वालों ने 2 महीने की ट्रेनिंग और बढ़ा दी उसकी। 2 महीने इस गांव को और झेलना पड़ेगा मुझे। सुप्रिया आकांक्षा की किसी बात का बुरा नहीं मानती, वो उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है, सुप्रिया ने आकांक्षा से कहा, बहू आज कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। वो क्या है ना कि ये लोग शादी में नहीं आ पाए थे मुझे देखने। अरे मैं क्या कोई नुमाइश की चीज हूँ जो मुझे देखने आ रहे हैं? सुनिए, उन लोगों को मना कर दीजिए, मुझे किसी से नहीं मिलना। आकांक्षा बार बार सुप्रिया का अपमान करती और बार बार उसे जली कटी सुनाती, लेकिन सुप्रिया अपनी बहू को कुछ नहीं कहती। उसे हमेशा यही लगता कि बहू शहर की है, वहां के तौर तरीके अलग होते हैं, उसे वो बदल नहीं सकती। एक बार की बात है, सुप्रिया कुछ दिनों से बहुत बीमार थी। उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन आकांक्षा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन आकांक्षा छत की बाउंड्री के पास खड़ी होकर अपने दोस्तों से बातें करते हुए और अपनी सास की शिकायत करके अभी फोन रखा ही था कि तभी न जाने कैसे उसका पैर फिसल गया और वो छत से नीचे गिर पड़ी। आह! आकांक्षा की आवाज सुनकर सुप्रिया भागी भागी बाहर आई। उसने देखा कि आकांक्षा जमीन पर गिरी तड़प रही है। बहू बहू, अरे ये कैसे हो गया? आकांक्षा लहूलुहान हो गई थी। गांव में अस्पताल 4 किलोमीटर दूर था। सुप्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे अपने बैल के रंभाने की आवाज आई। सुप्रिया ने अपने बैलों को तुरंत बैलगाड़ी में जोड़ा और अपनी बहू को उसमें डाला और खुद ही बैलगाड़ी चलाकर अस्पताल की ओर जाने लगी। जल्दी चल और जल्दी चल, मेरी बहू को जल्दी से अस्पताल पहुंचाना है। दोनों बैल पूरी तेज गति से भागने लगे। कुछ देर बाद ही वे सभी अस्पताल पहुंच गए। आकांक्षा की गंभीर हालत देखकर डॉक्टर ने उसे तुरंत एडमिट कर दिया और उसका इलाज शुरू कर दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। अब आपकी बहू की हालत में सुधार है। अगर आपने उसे लाने में जरा भी देर की होती तो कुछ भी हो सकता था। जब तक आकांक्षा अस्पताल में रही, सुप्रिया न रात को सोती न दिन को। वो सारा समय उसके सिरहाने बैठी रही, उसकी किसी भी जरूरत को तुरंत पूरा करती। आकांक्षा को पता लग गया था कि सुप्रिया किन परिस्थितियों में और कैसे उसे अस्पताल लेकर आई थी। उसे अपनी हर पुरानी बात आज याद आ रही थी और उसे पश्चाताप हो रहा था। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ कितना बुरा किया, क्या नहीं कहा आपको, लेकिन आपने मेरी जान बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मेरी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। अरे कोई गलती नहीं की तूने, तू ठीक हो गई बहू, बस मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। तभी आकांक्षा को बैल के रंभाने की आवाज आई। वो उस आवाज को सुनी रही थी तभी। पता है तू यहाँ बीमार है तो मेरे दोनों बैलों ने भी खाना पीना छोड़ दिया है। वो अस्पताल के बाहर ही खड़े रहते हैं। सच कहूँ तो वो ना होते तो पता नहीं मैं तुम्हें कैसे अस्पताल लेकर आती। सुप्रिया की बातों को सुनकर आकांक्षा की आंखों से झरझर कर आंसू निकलने लगे। वो बाहर निकली और बैलों को गले लगाकर उनसे भी माफी मांगी। आकांक्षा बदल गई थी, उसे गांव अच्छा लगने लगा था और सुप्रिया में तो उसकी जान बसने लगी थी।
जय लक्ष्मी मैया की। बस आप मेरे भंडार इसी तरह भरती रही, मैं आपको देसी घी के तो नहीं पर डालडे घी के लड्डू का भोग लगाता रहूंगा। ओ बंसी, इधर आ। आज तू ये एक की जगह 2 लड्डू कैसे ले आया है? तुझे पता है ना महंगाई कितनी बढ़ गई है। डालडे घी का एक लड्डू 5 रुपए का आता है, 5 रुपए का। हाँ, जिसे मैं 2 दिन में आधा आधा भोग लगाता हूँ। आज 2 लड्डू किस खुशी में लाया है? मालिक, वो आज हलवाई के पास छुट्टे पैसे नहीं थे, इसलिए उसने मुझे 10 रुपए के 2 लड्डू दे दिए। अच्छा, तो ये बात है, हैं? अब एक काम कर, 23 महीने की तनख्वाह में से 5 रुपए काट कर दूंगा मैं। हैं? मैंने तो तेरे से ये 2 लड्डू नहीं मंगवाए थे, तू खुद लाया है। अब इसकी सजा भी तू ही भुगत, ठीक है? पर मालिक। भैया जी, मेरी मदद कर दो। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसकी दवाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं बहुत गरीब हूँ भैया, तुम्हारा बहुत उपकार होगा। चल चल, पता नहीं कहाँ कहाँ से रोजाना सुबह ये भिखारी उठकर आ जाते हैं और अपने बच्चे की बीमारी के बहाने बनाकर पैसे ले जाते हैं। तेरा बच्चा मरे या जिए, मुझे उससे क्या मतलब। चल कहीं और जाकर पैसा मांग। मैंने यहाँ कोई दान पुण्य करने की धर्मशाला नहीं खोल रखी है। हाँ, तो मैं कहाँ था? हाँ, लक्ष्मी माँ को लड्डू का भोग लगा रहा था। अरे, ये लड्डू तो जमीन पर गिर गया लगता है। आज लक्ष्मी माँ को इस लड्डू का भोग नहीं लगा पाऊंगा। कोई बात नहीं, जमीन पर गिरा लड्डू मैं ही खा लेता हूँ। ये साहूकार बहुत निर्दयी है, मैं इसके यहाँ कदापि नहीं रहूंगी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। साहूकार का ऐसा निर्दयी और कठोर व्यवहार देखकर देवी लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती हैं और वहाँ से क्रोधित होकर चली जाती हैं। देवी लक्ष्मी एक साधारण बूढ़ी स्त्री के रूप में पैदल मार्ग पर चली जा रही थी। तभी उन्हें वहाँ पर बैठा हुआ एक नाव वाला मिला। सुनो भैया, क्या तुम मुझे नदी पार करवा सकते हो? मुझे अपने स्थान पर शीघ्र वापस लौटना है, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई धनराशि नहीं है। कोई बात नहीं, आप मुझे धनराशि बाद में दे जाना, मैं आपको नदी पार करवा देता हूँ। वैसे आप रहती कहाँ हो? मैं वो नदी पार पहाड़ों पर रहती हूँ। आज सुबह से नाव की एक भी सवारी नहीं मिली। रघु की फीस भरना बहुत मुश्किल है। अरे ये क्या, इनके हाथों के स्पर्श से नदी में कमल खिल उठे हैं। नाव वाला ये देखकर हैरान रह जाता है कि बूढ़ी स्त्री के हाथों के स्पर्श से नदी के जल में कमल खिलाए हैं। देवी लक्ष्मी नाव वाले के मन की व्यथा को सुन लेती हैं और वो उससे प्रश्न करती हैं। मुझे इस मनुष्य पर अपनी कृपा बरसानी होगी। ये मनुष्य गरीब और दुखी होकर भी दयालु है। बेटा, तुम बहुत उदास दिखाई देते हो, अपने मन की व्यथा मुझसे कहो। मैं बहुत गरीब हूँ, परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से कर पाता हूँ। मेरे परिवार में पत्नी और एक बेटा है। आज सुबह से ही सवारी की तलाश कर रहा था पर कोई भी सवारी नहीं मिली। मुझे अपने बेटे की स्कूल की फीस जमा करनी है, पर समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं। तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति के अच्छे कर्म ही उसका साथ देते हैं। सदैव अच्छे कर्म करना, जिससे तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। नदी का किनारा आ गया है, अब आप आराम से उतर जाओ माँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, अब मैं चलती हूँ। ये क्या, नाव के जिस हिस्से पर ये बैठी थी वो तो सोने का हो गया और नाव में ये जिस जिस जगह पर अपने पांव धरकर उतरी हैं वो हिस्सा सोने का बन गया है। ये कोई साधारण स्त्री नहीं, ये तो कोई देवी है। हे देवी मैया, मुझसे भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। साक्षात देवी मैया मेरी नाव में बैठी थी। लक्ष्मी मैया, आपने मुझे दर्शन देकर मेरे जीवन को सफल बना दिया। पुत्र, तुमने मुझे मनुष्य रूप में निस्वार्थ भावना से नदी पार करवाई। तुम बहुत नेक दिल हो और जो मनुष्य दूसरों की सहायता के लिए मददगार होते हैं उन पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहती है। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो पुत्र। दयालु मनुष्य सदैव ईश्वर को प्रिय होते हैं। कपटी और कंजूस मनुष्यों के घर मेरा वास कभी नहीं रहता। मांगो पुत्र, तुम्हारी जो भी इच्छा है मांगो। मैया, मुझे बस इतनी शक्ति देना कि मैं मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता रहूं और आपका आशीर्वाद सदैव मेरे परिवार पर बना रहे मैया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारे घर में सदैव धन धान्य वैभव और शांति का वास रहेगा। देवी लक्ष्मी की कृपा से नाव वाले गणपत की गरीबी के दिन दूर हो जाते हैं
और उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। नाव वाले गणपत को उसकी नेकी का फल देकर देवी लक्ष्मी अपने धाम लौट जाती है। सभी पैसेंजर से अनुरोध है कि वो अपनी सीट पर बैठ जाएं और सीट बेल्ट बांध लें। प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार है। रात का समय होने की वजह से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही एरोप्लेन की सभी लाइट्स बंद हो जाती हैं और लोग सोने लगते हैं। लाइट्स बंद होने के कुछ देर बाद अचानक एरोप्लेन के अंदर किसी बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगती है, जिससे सबकी नींद खुल जाती है। किसका बच्चा है? प्लीज इसे चुप कराएं। सॉरी सर, हम बस अभी सबको शांत करवाते हैं। एयर होस्टेस प्लेन की लाइट्स ऑन करती है और पूरे प्लेन में रोते हुए बच्चे की जांच करती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई बच्चा नहीं मिलता है। प्लेन में तो एक भी बच्चा नहीं है, फिर ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? एयर होस्टेस सभी पैसेंजर्स को ये बात बताने ही जा रही होती है, तभी रोने की आवाज बंद हो जाती है। आवाज बंद हो गई। पैसेंजर्स को इसके बारे में नहीं बताती। सच पता चलने पर सब बहुत डर जाएंगे। यही अच्छा होगा कि मैं असुविधा के लिए माफी मांगकर सभी को दोबारा सोने के लिए बोल देती हूँ। एयर होस्टेस वही करती है जो उसने सोचा होता है और सभी पैसेंजर्स दोबारा सो जाते हैं। इस बार लाइट्स ऑफ होने के कुछ देर बाद बच्चे के साथ किसी औरत के हंसने की आवाज आनी शुरू हो जाती है, जिससे एयर होस्टेस डर जाती है और तुरंत एरोप्लेन की लाइट ऑन कर देती है। ये सब क्या हो रहा है? क्या हम शांति से सो भी नहीं सकते? आई एम रियली वेरी सॉरी मैम, मैं अभी देखती हूँ। पैसेंजर को शांत कराकर एयर होस्टेस वापस अपनी जगह पर चली जाती है और डरते हुए अपने मन में सोचती है, जब एरोप्लेन में कोई बच्चा है ही नहीं तो फिर अपने बच्चे के साथ ये औरत की आवाज कहाँ से आ रही है? हे भगवान, सफर अच्छे से कट जाए, कोई दिक्कत ना हो। एयर होस्टेस ये सब सोच ही रही होती है कि तभी आवाज बंद हो जाती है, जिसके बाद एयर होस्टेस डरते हुए प्लेन की लाइट्स ऑफ कर देती है। कुछ देर तक कोई आवाज सुनाई न देने पर और एरोप्लेन में शांति का माहौल देखकर एयर होस्टेस भी सुकून से अपनी जगह पर बैठ जाती है। पर उसके बैठते ही वहाँ एक और अजीब घटना घटती है। उसे हवा में उड़ते किसी बच्चे की परछाई नजर आती है, जिसे देखकर एयर होस्टेस बहुत डर जाती है। इस बार आवाज के साथ भूत को एरोप्लेन में उड़ते हुए देखकर सभी एकदम हैरान रह जाते हैं और बहुत डर भी जाते हैं। लोगों को डरा हुआ देखकर एयर होस्टेस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनाउंसमेंट करती है, कृपया आप सभी अपनी जगह से ना हिलें और अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लें। डर की वजह से एरोप्लेन में भगदड़ मचाने से हम सबकी जान को खतरा बन सकता है। एयर होस्टेस की बात सुनकर सभी लोग अपनी जगह पर बैठे रहते हैं और सीट बेल्ट बांध लेते हैं, जिसके बाद वो भूत बच्चा रोते हुए पूरे प्लेन में उड़ता रहता है, जिसे अनदेखा करने के लिए कोई अपनी आंखें बंद कर लेता है तो कोई मन ही मन मंत्रों का जाप करने लगता है। भूतनी को वहाँ देखकर एरोप्लेन में बैठे एक बुजुर्ग आदमी को दिल का दौरा पड़ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। बच्चे के भूत से डरे हुए लोग बुजुर्ग आदमी की मौत और भूतनी को वहाँ देखकर और ज्यादा डर जाते हैं। पहले से एक बच्चा कम था क्या, जो अब ये भूतनी भी आ गई? इसने तो आते ही उन बुजुर्ग अंकल को भी मार दिया। ये हम सबको मार देगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हमें अपनी जान बचाने के लिए खुद ही कुछ करना पड़ेगा। वो आदमी भूतनी पर वार करने के लिए अपने आसपास कोई सामान ढूंढने लगता है। बहुत ढूंढने पर उस आदमी को अपने बैग में एक नेल कटर मिलता है, जिसे अपना हथियार समझकर वह नेल कटर का पैना हिस्सा भूतनी की तरफ करता है और अपनी सीट बेल्ट खोलकर उस पर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। जैसे ही वो आदमी एयर होस्टेस पर गिरता है तो उसके हाथ में पकड़े हुए नेल कटर का पैना हिस्सा एयर होस्टेस के गले में घुस गया और उसकी मौत हो जाती है। ये सब होता हुआ देख सभी पैसेंजर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन अब भूतनी अपने ऊपर हमला होता देख गुस्से में आ जाती है। तेरी हिम्मत कि तूने मुझ पर हमला किया। मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी तूने मुझ पर हमला किया। अब तू नहीं बचेगा। इसके बाद भूतनी उस आदमी को हवा में लटका देती है और फिर उसे एरोप्लेन से बाहर फेंक देती है, जिससे एरोप्लेन की खिड़की टूट जाती है और प्लेन का संतुलन बिगड़ जाता है। प्लेन के अंदर ये सब शोर सुनकर और संतुलन बिगड़ा देखकर एरोप्लेन का एक पायलट अपने केबिन से निकलकर बाहर आता है और प्लेन की हालत देखकर एकदम हक्का बक्का रह जाता है। ये सब यहाँ क्या हो रहा है और इनकी मृत्यु कैसे हो गई? पायलट की आवाज सुनकर भूतनी की नजर उस पर पड़ती है, जिसे देखते ही भूतनी गुस्से से लाल हो जाती है। तुम भी यहाँ हो? अब मैं अपना बदला लिए बिना तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी और मेरा बदला है तुम्हारी मृत्यु।
तुम अभी तक यहाँ हो। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया और दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा, पर तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मुझे और मेरे बच्चे को मार दिया, तुमने हमें नहीं बचाया, अब प्यार का दिखावा कर रहे हो। मैंने किसी को नहीं मारा, तुम बेहोश हो गई थी, इसीलिए तुम्हें सच्चाई का पता नहीं है। एक बार मेरी बात सुन लो। पायलट की बात सुनकर भूतनी थोड़ी भावुक हो जाती है और उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद पायलट भूतनी को पूरी कहानी बताने लगता है। उस दिन जब हम लोग एरोप्लेन में सफर कर रहे थे और आतंकवादियों ने एरोप्लेन हाईजैक कर लिया था और वो लोगों को डराने व मारने लगे थे। तुम तो ये सब देखकर डर की वजह से बेहोश हो गई थी, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ ऐसा हुआ जो तुम्हें पता ही नहीं है। क्या हुआ? उन आतंकवादियों के आतंक की वजह से लोग बहुत डर गए थे और उनसे अपनी और अपने परिवार और बच्चों की जान बख्शने के लिए बहुत मिन्नतें करने लगे थे, लेकिन उन आतंकवादियों ने किसी की एक न सुनी और लोगों को मारना शुरू कर दिया। प्लीज हमें छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो हमें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मम्मी, क्या ये अंकल हमें मार देंगे? आपको जो चाहिए ले लीजिए, हमारा सारा पैसा, सबके गहने, पर लोगों को मत मारो, प्लीज हमें जाने दो। देखो कैसे सब अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि सब मरेंगे। और फिर उन आतंकवादियों ने लोगों को प्लेन से नीचे फेंकना शुरू कर दिया, जिस वजह से एरोप्लेन में भगदड़ मच गई और एरोप्लेन का संतुलन खराब हो गया। भले ही मैं उस समय तुम्हारे साथ उस प्लेन में सफर कर रहा था, पर ये सब होते हुए देखकर मैं अपने अंदर के पायलट को रोक नहीं पाया और प्लेन क्रैश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें वहीं सबसे आखिरी और कोने की सीट पर लेटाकर पायलट केबिन में चला गया। तुम मुझे उन आतंकवादियों के बीच अकेला छोड़कर चले गए थे और बोल रहे हो कि तुमने मुझे और मेरे बच्चे को नहीं मारा। अगर तुम वहीं रहते तो शायद आज हम भी तुम्हारी तरह जिंदा होते। ऐसा कुछ नहीं है, मैं हम सबकी जान बचाना चाहता था। एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। मेरे केबिन में जाने के बाद आतंकवादियों में से एक मेरे पीछे पीछे वहाँ पहुँच गया और उसने बिना कुछ देखे और सोचे केबिन में बैठे दोनों पायलट और मुझे गोली मार दी, जिससे उन दोनों की तो मृत्यु हो गई, लेकिन मेरी गोली दिल की जगह उसके नजदीक लगने की वजह से मैं बेहोश हो गया, जिसे देखकर उसे लगा कि हम तीनों मर गए और वो वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो और बहुत हिम्मत करके मैंने एरोप्लेन को ऑटो पायलट मोड पर किया और मदद के लिए मैसेज भेजकर आतंकवादियों की नजरों से छुपते हुए केबिन से बाहर निकल कर आया। तुम मुझे बस इतना बताओ कि मैं बेहोश थी, तो फिर मेरी मौत कैसे हुई और तुम्हें गोली लगी थी तो तुम बचे कैसे? केबिन से बाहर निकलने के बाद जैसे ही मैं आतंकवादियों से छुपते छुपाते तुम्हारे पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उन्होंने तुम्हारे पेट में गोली मार रखी थी और तुम्हारी मृत्यु हो चुकी थी। तुम्हें ऐसा देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने वहीं पास में रखी कांच की बोतल से उन पर हमला कर दिया। इस बीच जितनी देर में वो लोग मुझ पर हमला कर मुझे मार पाते, बाहर से हमारे लिए मदद आ गई और उन्होंने सभी आतंकवादियों को पकड़ लिया। एरोप्लेन की सेफ लैंडिंग कराई। मुझे और मेरे साथ दूसरे घायल और जिंदा बचे लोगों को हॉस्पिटल भेजा। कुछ समय तक इलाज चलने के बाद मैं स्वस्थ हो गया, लेकिन उस हादसे में तुम्हें खोने के बाद मैंने अपनी पायलट की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और एरोप्लेन में सफर करना भी बंद कर दिया। जब नौकरी से इस्तीफा दे दिया था और एरोप्लेन में सफर करना भी छोड़ दिया था, तो फिर आज यहाँ क्या कर रहे हो? आज सुबह मेरे पास एयरलाइन से इमरजेंसी फोन आया कि उन्हें एक पायलट की अर्जेंट जरूरत है। उन्हें मेरी मदद चाहिए थी और उनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया।
पर अब समझ आया कि मुझे यहाँ मेरी किस्मत तुमसे मिलाने के लिए लेकर आई है। प्लीज आज तुम भी वही सब मत करो जो हमारे साथ हुआ था। इन सब लोगों को छोड़ दो। अगर तुम मुझसे गुस्सा हो तो मुझे मार दो और अपने साथ ले चलो। गुस्सा तो मुझे तुम पर बहुत था, लेकिन आज समझ आया कि सब बेमतलब का था। मैंने कैसे सोच लिया कि मेरा पति अपनी ही पत्नी और बच्चे को मार सकता है। मुझे माफ कर दो, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। शायद अपनी इसी नफरत की वजह से मैं आज तक इसी एरोप्लेन में फंसी हुई हूँ। भूतनी की बात सुनकर पायलट बच्चे के भूत की तरफ देखता है और भावुक हो जाता है, जिसके बाद वो रोते हुए अपनी पत्नी और बच्चे की मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगता है, जिसके साथ साथ एरोप्लेन के सभी पैसेंजर्स भी उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। अपनी पत्नी और बच्चे को इस तरह अपने आप से एक बार फिर दूर जाते हुए देखकर पायलट बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और रोते हुए आसमान की तरफ देखकर बोलता है, मुझे माफ करना कि मुझे तुम तक और अपने बच्चे तक पहुंचने में इतना समय लग गया और तुम्हें इतने लंबे समय तक यहाँ फंसे रहना पड़ा। पर आज मैं तुमसे एक वादा करता हूँ कि अब दोबारा कभी भी अपनी पायलट की नौकरी और एरोप्लेन से दूरी नहीं बनाऊंगा। और जब भी मैं किसी एरोप्लेन में रहूंगा तो कभी किसी भी वजह से